के नेता आनंद हेगड़े कह रहे हैं, भाजपा के नेता लल्लू सिंह कह रहे हैं, भाजपा के और तमाम नेता ये बात कह रहे हैं कि हमें बहुमत दो, क्योंकि हमें भारत का संविधान बदलना है। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के नमस्कार, सलाम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त इसराइल चौधरी हाजिर हूं फिर से एक नया वीडियो लेकर। एज यू नो, देश में चुनाव चल रहा है। आप सबको पता है चुनावी माहौल अपने पूरे सबाब पर है। सभी पार्टी अपने आप को श्रेष्ठ बता रही हैं और चुनाव प्रचार कर रही हैं, लेकिन हम बात उसकी करेंगे जिसको जिताकर हमने संसद में भेजा और फिर उसने हमारे लिए क्या किया, क्योंकि उस पर बात करना लाजमी है। दूसरी पार्टियां जिनके पास कुछ था नहीं या वो जीते नहीं, बहुमत में नहीं आए, उनसे शिकायत क्या, पहले उसकी बात कर लेते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास से आई थी, और किस तरह से महिलाओं पर जुल्म हुआ, रेप हुआ, लाशों को फ्रिज में रखा गया, वो किसी ने भी रखा हो, हिंदू ने या मुसलमान ने, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि बीजेपी पार्टी इसी पर चुनाव चाहती है। ना तो नौकरी के वादे पूरे हुए, युवा बेरोजगार घूम रहा है, ना ही बीजेपी पार्टी के वो जो ब्लैक मनी खाते में आनी थी ना ही वो आई। बीजेपी पार्टी ने जो भी कुछ कहा सब हवाई हो गया, और वो फिर से ताल ठोक रहे हैं 400 पार की। इसे एक बात तो पता चलती है कि इतने कॉन्फिडेंस से ताल ठोक देने का मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं बेईमानी कर रखी है या आप करना चाहते हैं। चुनाव आयोग ऑलरेडी चुप, सुप्रीम कोर्ट चुप, सब कुछ मुट्ठी में किया है आपने, और वो भी प्यार से नहीं, दबंगई के बल पर। कोई संविधान इसकी इजाजत देता है? कोई अगर अपना हक मांगने सड़क पर जाए, धरना दे, प्रदर्शन करे, उस पर लाठियां, बदले में लाठियों की बारिश, आंसू गैस के गोले, किसानों पर जुल्म, किसी को नहीं छोड़ा आपने। क्या बनाना चाहते हैं आप देश को? नॉर्थ कोरिया? क्या पीएम मोदी डिक्टेटर बनना चाहते हैं? इन सब से तो यही लगता है कि देश डिक्टेटरशिप की तरफ गिर रहा है। फ्रेंड्स, फिलहाल बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही है, हमें इस बात को समझना होगा। 2 पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर हैं। नंबर 1 इज, जो अंधभक्त हैं उनका ब्रेन वॉश हो चुका है। वो ये जानते हैं कि मोदी जो करता है वो सही करता है। जिनके साथ गलत हुआ है वो जानते हैं कि वो क्या करता है, और वो क्या, जो दिमाग से काम लेते हैं वो भी जानते हैं, लेकिन अंधभक्तों के आंखों पर काला चश्मा चढ़ा हुआ है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, दूसरा पॉइंट है, किसी तरीके से चुनाव को हैक कर लेना और चुनाव को अपने पक्ष में करा देना, बीच में ईवीएम का हल्ला मचना। अगर इसमें कहीं कुछ सच्चाई है तो इससे भी फर्क पड़ेगा, और चुनाव आयोग चुप है, इससे भी फर्क पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल रहा है, इससे भी फर्क पड़ेगा। अभी से पता चल रहा है कि ये
आगे चलकर कितना बड़ा डिक्टेटर बन सकता है हिटलर की तरह। अभी से जिसके सामने संस्थाएं चुप हैं, मेरे कहने से भले उन संस्थाओं को नाराजगी हो, लेकिन ये एक सच्चाई है और सच्चाई जनता बोलेगी। अब नहीं बोलेगी तो कब बोलेगी? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब देने के लिए सबसे पहले तो चुनाव आयोग को ईवीएम को हटा देना चाहिए था, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, इन स्पाइट ऑफ दैट, इस सब के बावजूद हमारे पास ऑप्शन ये बचता है कि हम अपना खुद का वोट करें, दूसरों को वोट कराएं और बीजेपी के खिलाफ वोट कराएं और उस पार्टी को वोट कराएं जो बीजेपी को हरा सकती है। फिलहाल हमारे पास इंडिया गठबंधन एक ऑप्शन है और उसी की एक पार्टी, या मैं कहूं वो मजबूत विपक्ष, जिसको आप कमजोर समझ सकते हैं लेकिन मजबूती से जिसने विपक्ष का काम किया है, कांग्रेस पार्टी। अगर आपके यहाँ कहीं जीत रही है तो उसको सपोर्ट कीजिए। उसी सिलसिले में हम देखें कि इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे हैं। वो एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को आप बखूबी जानते हैं। वो राज्यसभा मेंबर हैं कांग्रेस की तरफ से और एक पहुंचे हुए शायर हैं। वो जो भी गलत होता है उसे वो अपनी शायरी में भी ढालते हैं और वो सब कुछ, जिसे मैं कहूं कि वो नब्ज पकड़ना जानते हैं। सो फ्रेंड, लेट्स कम एंड वॉच द वीडियो ऑफ इमरान प्रतापगढ़ी। वो राजस्थान के बाड़मेर की इस रैली में जनता से मुखातिब हैं। सो लेट्स कम एंड वॉच वो क्या कह रहे हैं। से बात रखने वाले देश के नेता इमरान प्रतापगढ़ी जाएंगे। आप लोग देश के द्वारा सेना के जिंदा दिल नौजवान साथियों, बुजुर्गों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, चारों तरफ आवाम ही आवाम है और आपका जो स्वागत करने का तरीका है वो पूरे देश में सबसे अनूठा है। तो इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे साथियों, अगले 10 मिनट आपसे 15 मिनट थोड़ी देर बातचीत करना चाहता हूं। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। सेवा वालों, आने वाली 26 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है और बाड़मेर जैसलमेर के भविष्य का फैसला करना है। न सिर्फ बाड़मेर जैसलमेर के भविष्य का फैसला करना है, बल्कि आपको भारत के भविष्य का भी फैसला करना है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कह रही हैं कि हमें इतने वोट दे दो, इतने नंबर दे दो, इतनी सीटें दे दो, क्योंकि हमें संविधान बदलना है। ये कौन कह रहा है? भाजपा के नेता आनंद हेगड़े कह रहे हैं, भाजपा के नेता लल्लू सिंह कह रहे हैं, भाजपा के और तमाम नेता ये बात कह रहे हैं कि हमें बहुमत दो, क्योंकि हमें भारत का संविधान बदलना है। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के सपने शामिल हैं,
वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौमी एकजुटता शामिल है, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के सपने हैं। हम जानते हैं कि आप बहादुर लोग हैं, ये वीरों की धरती है राजस्थान, और ये जो रेगिस्तान है, इस रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं इनकी जिंदा दिली तो और कमाल है। मैं उम्मेदा राम जी के साथ, हरीश भाई के साथ, फतेह खान जी के साथ आ रहा था, और ये था कि गफूर भाई और शमा बहन ने यहाँ पे एक शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया है, जहाँ पे हेमा राम चौधरी जी, हमारे मेघवाल साहब, भाई मन्नू पूनिया, सारे लोग मौजूद होंगे। सेवा वालों, हम अतिशय सौदा में भी हक बात कहेंगे। मैं हजारों किलोमीटर से आपके बीच में आया हूं। देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में बैठता हूं। महज 34 साल की उम्र में आपकी दुआओं ने वहां पहुंचाया है। एक तरफ दाहिनी तरफ मौजूदा सांसद खड़ा है, दाहिनी तरफ मौजूदा सांसद खड़ा है, और बाईं तरफ 26 तारीख को होने वाला सांसद खड़ा है। और हम दोनों भाई आपसे यही कह रहे हैं कि हम अतिशय सौदा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। ये जो संविधान को खत्म करने वाले, लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं, ये खुद समाप्त हो जाएंगे। और मैं पिछले 10 दिन से देश के अलग अलग राज्यों में प्रचार में हूं। केरल था, केरल से उत्तराखंड गया, उत्तराखंड से महाराष्ट्र गया, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश गया, उत्तर प्रदेश से फिर महाराष्ट्र गया, रात अकोला में था, नांदेड़ में था, और सुबह यहां आया हूं, सुबह फिर जा रहा हूं बंगाल और बिहार। पूरे देश में मेरे भाइयों एक ही नारा चल रहा है कि दक्षिण भारत में भाजपा साथ, उत्तर भारत में भाजपा हाथ। कुल मिलाकर के जोड़ोगे तो भाजपा 150 का आंकड़ा पार नहीं कर रही है। भाजपा जानती है ये चुनाव अकेले नहीं लड़ सकती, तो एक छोटे वाले साहब को भी लेके आई है सपोर्ट में। 4 महीने पहले शिव ने उनको जीत करके, जिता करके विधानसभा भेजा, तो वो जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं उनके साथ, उनकी गोद में, उनके बगल में खड़े हुए नजर आए थे या नहीं नजर आए थे? और आज आपके बीच में आकर के कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, हम तो आपके साथ हैं, हमारी कोई पार्टी नहीं है। अरे जाइए साहब, झूठ बोलना बंद करिए। किसी का जलवे रंगी तखय्युलात में है, चराग बन के कोई जिंदगी में रात में है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, हमें पता है तेरी डोर किसके हाथ में है। हमें पता है, इसलिए किसी भी धोखे में नहीं आना है। आप थार के लोग हैं, रेगिस्तान के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, रोटी नमक सब्जी रोटी सालन रोटी खाने वाले लोग हैं। सेब खाने के चक्कर में मत पड़िएगा। और आजकल जो सेब आ रहे हैं ना, वो नकली है सब, अडानी के। अगली लाइन आ रही है, ताली उस पे बजाना। 26 अप्रैल लोकतंत्र के लिए होली है, दिवाली है, ईद है, क्योंकि बाड़मेर को उम्मेदा राम से उम्मीद है। ये ध्यान रहे, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव एक्सपेरिमेंट करने का चुनाव नहीं कि नहीं साहब एक नया झंडा पकड़ के एक साहब आए, उनको भी वोट दे दो, उनको भी दे दो। नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। 2024 के चुनाव में अगर गलतियां किया तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत में चुनाव ना हो, क्योंकि दिल्ली में बैठी हुई सरकार के इरादे अच्छे नहीं है। मैं बैठता हूं पार्लियामेंट में, मैंने करीब से देखा है इस बात को। इसलिए मेरी नई नस्लों, प्रधानमंत्री जी आए, कितना भी झूठ बोले, झूठ बोलने में तो स्पेशलिस्ट है वो। एक्टिंग तो कमाल की है, अमिताभ बच्चन पीछे छूट जाए साहब, ऐसी एक्टिंग करते हैं। और भाजपा के लोगों का तो स्पेशलाइजेशन है इस मामले में साहब, झूठ तो कमाल का ही बोलते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस इलाके से भी बड़े अंतर से
उम्मेदाराम जी चुनाव जीतेंगे। एक होती है, एक शब्द है उम्मीद, उम्मीद से भी आगे एक शब्द होता है उम्मेदा। तो कांग्रेस पार्टी ने आपको उम्मेदा ला करके दिया। आप सोचिए ना कितना प्लान करके आपको प्रत्याशी दिया गया है। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं तो एक बात अपने समाज के लोगों से खासतौर से कहना चाहता हूं। आप बड़े शौक रखते हैं नया झंडा पकड़ने का, नई गाड़ियों पे बैठने का। नहीं, किसी गफलत में मत आइए, किसी धोखे में मत आइए। ये जो घूम रहे हैं आपके बीच में आते हैं तो आदाब करते करते ऐसा लगता है कि कमर झुक जाएगी। उनकी सच्चाइयां हमें पता हैं। मैं तो आपसे ये कहने आया हूं कि उम्मेदाराम जी का चेहरा आपके सामने है, हरीश भाई का चेहरा आपके सामने है, लेकिन आपका दिया गया एक वोट 26 तारीख को सिर्फ उम्मेदाराम को नहीं मिलेगा, बल्कि मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। जो इंसान आपके लिए 4000 किलोमीटर पैदल चला कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मैं उनके साथ चला हूं। मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा इमरान साहब आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तो मैंने कहा कि मैं तो शायर हूं, मैं तो बस एक शेर पढ़ूंगा कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। आपकी तालियों का शोर जाए जयपुर से लेकर दिल्ली तक की, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। आप बड़े जल्दबाजी में रहते हैं, एडवांस में दे देते हैं। यही करके आपने जो है दिमाग खराब कर दिया छोटे छोटे नेताओं के। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज नया गांधी बनाऊंगा। मेरे भाई 4000 किलोमीटर वो इंसान चलता रहा। नारा क्या था? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नारा क्या था? कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं साथ चला हूं, मैंने देखे हैं राहुल गांधी के पांव के छाले, मैंने देखा है उनका बहता हुआ पसीना। तो मैं यहां खड़ा होकर के कहता हूं कि आप इस बात पर विश्वास रखते हो, यकीन रखते हो, ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी इसको दे देनी चाहिए। तो मैं राहुल गांधी की मजदूरी मांगने आपसे आया हूं। 26 तारीख को घरों से बाहर निकलिए और कांग्रेस पार्टी आपसे न तो झूठ बोल रही है, न नफरत की बात कर रही है। ये देख रहे हैं, ये न्याय पत्र है कांग्रेस पार्टी का, मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। मैं इस कमेटी का सदस्य हूं। मैंने देश के अलग अलग हिस्सों में जाके लोगों से, युवाओं से, महिलाओं से, बेरोजगारों से, किसानों से सबसे सुझाव मांगे थे। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। हमने लोगों से सुझाव मांगे और उस सुझाव के बाद ये घोषणा पत्र बना है, ये न्याय पत्र बना है। मैं लेकर के आपके बीच में आया हूं। इस घोषणा पत्र से परेशान है प्रधानमंत्री जी, क्योंकि यह घोषणा पत्र क्या कह रहा है कि सरकार बनते ही 30 लाख युवाओं को नौकरी दे जाएगी। यह घोषणा पत्र कह रहा है कि हर डिग्रीधारी, डिप्लोमाधारी जो युवा है 25 साल तक के, उनको 1 लाख रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और तो और मेरी आवाज अगर माओ बहनों तक पहुंच रही हो तो कांग्रेस पार्टी कह रही है, घोषणा पत्र कह रहा है कि सरकार बनते ही हर गरीब महिला के अकाउंट में डायरेक्ट 1 लाख रुपए हर साल देगी कांग्रेस पार्टी की सरकार। अग्निवीर योजना खत्म करेंगे, जब इस सैनिकों को सैनिक रहने दिया जाए, उन्हें अग्निवीर न बनाया जाए। कांग्रेस पार्टी इस घोषणा पत्र के जरिए आपसे जो वादा कर रही है, हम उसके लिए आपके बीच में आए हैं, ये कहने के लिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। आपने 10 साल से जिस सरकार को दिल्ली की गद्दी पे बिठा रखा था, जिनका 2014 का भाषण याद है कि भाइयों बहनों मुझे देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, याद है ना? और उसके बाद फिर क्या हुआ? विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी से लेकर के मेहुल चौकसी से लेकर के सब फरार होते रहे और साथ सोते रहे। मैं तो देश की पार्लियामेंट में हूं, मैं तो शायर भी हूं, कवि भी हूं। मैं तो वहां भी खड़ा होकर के उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार,
मुझे लगना चाहिए कि मैं बाड़मेर में खड़ा हूं, राजस्थान में खड़ा हूं, सिरवा में खड़ा हूं। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। और कवि और शायर को थोड़ा सा लिबर्टी होती है, अपनी बात कह लेता है सरल भाषा में। मैंने क्या कहा है सुनिए, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इतनी कमजोर ताली से काम नहीं चलेगा। ये तो इलेक्शन सिर्फ सच्चाई वोट देने है। का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और अगली जो पंक्ति है ना, उस पे आनंद आए तो मुझे आनंद तालियों में बदल के बताइएगा। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मेरे भाइयों, 26 तारीख को घरों से बाहर निकलिए, अपने परिवार का एक एक वोट लेकर के बाहर निकलिए, क्योंकि आप सुबह जब चाय पीते हैं ना तो 2 मिनट में जयपुर की सरकार गिराते हैं और अगले 2 मिनट में दिल्ली की। तो उम्मेदाराम बेनीवाल बन के लड़ो, हरीश चौधरी बन के लड़ो, हेमाराम चौधरी बन के लड़ो, मंजू पुनिया बन के लड़ो, फतेह खान बन के लड़ो, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़ो इस इलेक्शन को, क्योंकि ये इलेक्शन तुम्हारा है। आप इन्हें एमपी बना के भेजिए। हम और हरीश भाई आपसे वादा करते हैं कि आप यहाँ से कांग्रेस का एमपी बना के दीजिए, हम दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बना के देंगे, जो आपसे हमारा वादा है। दोस्तों, बीजेपी गवर्नमेंट ने देश को यहाँ तक गिरा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसके इशारे पर सरकार नाचती थी, आज उसका भी हाल बेहाल है। जी हाँ, देखिए खुद अपनी आंखों से। एएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की नैतिकता और साख को लेकर एक बहुत बड़ा बवंडर देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं बलराज मलिक जी, और उनके साथ बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने बात करी है, और बात करके जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस खन्ना का उन्होंने इस्तीफा मांगने की इस्तीफा मांग लिया है। अभी यह इस्तीफा मौखिक रूप से मांगते हुए और सीजेआई से भी अपने तौर तरीके से अप्रोच किए हैं, और उनका ये भी कहना है कि यदि इस मामले को तत्परता से नहीं लिया गया तो सारे वकील सामूहिक रूप से लिखित में भी दोनों जजों का इस्तीफा मांग सकते हैं। आज़ादी के इतने वर्षों बाद पहली बार न्यायपालिका की यह स्थिति देखने को मिल रही है। संविधान ने न्यायपालिका को सरकार, विधायिका और कार्यपालिका से अलग रखा है। न्यायपालिका के पास जो भी मुकदमे जाते हैं उसमें सरकार भी एक पक्षकार होती है और आम आदमी भी। इन्हें संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं, जो नागरिक अधिकार हैं, जो नियम कानून के अनुसार मीमांसा करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट को दोनों पक्षों के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में
यह देखा जा रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज हैं जो सरकार जैसा चाहती है वैसा काम करते हैं, जिसको लेकर पिछले 2-3 सालों में न्यायपालिका को लेकर एक अविश्वास खुद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों के बीच में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जस्टिस जनता बेला के बीच में भी और है। जस्टिस खन्ना की बेंच में कभी सरकार के खिलाफ ऐसे कोई निर्णय नहीं आए और बल्कि समय पर सुनवाई नहीं हुई। तारीख पर तारीख देकर उसको इतने लंबे समय के लिए टाला गया कि अब यदि उस पर निर्णय भी आएगा तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसको लेकर पिछली कुछ समय पहले 2 एडवोकेट ने मतलब ये बात कहते हुए और अपनी याचिका भी वापस ले ली और अपना एक विरोध दर्ज कराया था उस बेंच के प्रति। हाल ही में ईवीएम को लेकर या चुनाव आयोग को लेकर भी वहाँ पर याचिका लगी है। चुनाव होने वाले हैं और ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील खुद ही बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे थे और वो मांग कर रहे थे, और जब उसकी सुनवाई जैसे तैसे प्रेशर में बन के हुई, लेकिन उसमें भी जिस तरीके से चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया और उस मामले को टालने के लिए यह जिरह के दौरान जो उस बेंच का रुख था, तो उसे स्पष्ट लग रहा था कि वो मामले को समझना नहीं चाहते हैं, जो याचिका करता है उनकी बात भी नहीं सुनना चाहते हैं, और एक उन्होंने दिमाग बना लिया है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है मतलब हमें वही करना है। तो जैसे उन्होंने कहा कि कई वर्षों पहले 50 साल पहले यदि कभी बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं होती थी या मतपेटी लूट ली जाती थी, तो उन बातों को जो चुनाव आयोग अपनी तरफ से कहता तो शायद सही होती, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच खुद ही ये बात कह रही है और जिस ठंडे रुख से वो मतलब याचिकाकर्ताओं की बात ही नहीं सुनना चाहती है। इसी तरीके का मामला जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था और उनकी जमानत याचिका पर सीजेआई ने एक्सेप्ट करी थी उनका आवेदन, और उस जमानत याचिका को ना सुनते हुए और इसी बेंच ने और उसको खारिज करते हुए कहा था कि आप पहले हाई कोर्ट जाए और फिर बात करें। तो जमानत के मामले में सीजेआई बार बार कह चुके हैं और कि जमानत के मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए, और ऐसे मामले जो मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं, जो नागरिक अधिकार हैं, यदि सरकारें उनके बारे में कोई ऐसा काम करती हैं जिसको लेकर यदि याचिकाएं आती हैं और उनको कई महीनों वर्षों तक यदि नहीं सुना जाता है, तो अब न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे हैं। और अब लोगों के मन में, खास तौर से आम जनता तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के बार ही 2 भागों में बढ़ गई और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी ये बात कहने लगे, वकीलों भी कहने लगे इन जजों के ऊपर मतलब विश्वास नहीं है और याचिकाएं अपनी वापस ले लेते हैं या सुनवाई करते भी हैं, तो वो पहले ही से ये धारणा बना लेते हैं कि इसमें हमें केवल तारीख पर तारीख ही मिलेगी, निर्णय मिलने वाला नहीं है। यह स्थिति न्यायपालिका के लिए बहुत खराब है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारतीय संविधान ने सो मोटो न्यायपालिका को सर्वोच्चता के साथ रखा है कि मौलिक अधिकारों का जहाँ हनन हो, और पहले भी ऐसी संज्ञान में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ले लेते थे याचिकाएं कि जिसमें मौलिक अधिकारों को कहीं कोई हनन हो रहा है, कहीं कोई बहुत बड़े समुदाय का उत्पीड़न हो रहा है, उस मामले की सुनवाई बिना याचिकाकर्ता के भी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुद कर लेते थे। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक और अलग याचिकाकर्ताओं के ऊपर दहशत बना दी है। जनहित याचिकाओं को लेकर यदि कोई बात होती है और जिस तरीके से उन पर जुर्माने लगाए जाने लगे हैं या उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, तो ऐसे में अब न्यायपालिका में जाने से आम आदमी डरने लगा है। जमानत जैसे मामले में जहां अंग्रेजों के टाइम पे 120 दिन से ज्यादा या 90 दिन से ज्यादा किसी को जेल में रखा जाना संभव ही नहीं था, अब लोग वर्षों से बंद हैं, मुख्यमंत्री बंद हैं, बहुत बड़े बड़े नेता बंद हैं,
2-2 साल से जांच एजेंसियां अपनी जांच पूरी नहीं कर पा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक तरह से सरकार के प्रतिनिधि बनकर, यदि हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज काम कर रहे हैं तो इससे सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। बिल्कुल। ये तब और भी ज़्यादा बढ़ गया कि जब रंजन गोगोई साहब ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायर हुए और उसके कुछ ही महीनों के अंदर वो राज्यसभा के सदस्य बन गए। अभी हाल ही में कैलकाटा हाई कोर्ट के एक जज जो वहाँ की राज्य सरकार के खिलाफ धनाधन उसके खिलाफ फैसले दे रहे थे और उन्होंने समय पहले इस्तीफा देकर और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। जब इस तरीके की स्थितियां बनने लगती हैं तो ये नैतिकता और यदि विश्वास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर नहीं रहेगा तो भारत के लोकतंत्र को और संविधान को सुरक्षित रख पाना बहुत कठिन होगा। न्याय समय पे मिलना चाहिए। यदि न्याय विलंब से मिलता है और सही न्याय भी मिल जाए तो भी उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। और जब वकीलों के बीच में, जो खुद भी जजों की तरह एक अंग होते हैं न्यायपालिका के, यदि उनमें यह बात सामने आ रही है कि अब तो हम ये पहले ही बता सकते हैं कि ये सरकार, ये जज जो हैं सरकार के खिलाफ कोई निर्णय नहीं देंगे, मामले को टालेंगे और लंबे समय तक किसी न किसी कारण से, अब यदि यह धारणा वकीलों की बनने लगी है, याचिकाकर्ताओं की बनने लगी है, तो इसे सबसे बड़ा संकट माना जाएगा कि यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा संकट है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये जाना कि दर्जनों राज्यपाल ऐसे हैं जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वह अपने संवैधानिक पदों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। कुछ इसी तरीके की स्थिति केंद्रीय चुनाव आयोग की भी देखने को मिल रही है और भी पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं बहुत सारी संस्थाओं को बिल्कुल अलग रखते हुए सरकारों के अधीन नहीं रखा है और उन्हें अधिकार दिए हुए हैं। यदि वह संवैधानिक संस्थाएं भी अपने कामों को सही तरीके से नहीं कर पाती हैं और सुप्रीम कोर्ट उन पर कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, संविधान की मूल भावना जो है कि लोगों के मौलिक अधिकार रहें, लोगों के जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं वो बने रहें, लोकतंत्र हमेशा बना रहे, संविधान का जो मूल भावना है वो हमेशा यदि बनी रहती है तो ही लोग लोकतंत्र पे विश्वास करेंगे। नहीं तो ऐसा लगता है कि अब हम लोकतंत्र की बजाय राजतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले भी ऐसे राजा होते थे, ऐसे न्यायाधीश होते थे, जो राजा चाहता था वो न्याय कर देते थे। यदि यही स्थिति अब होने पे आ गई कि न्यायपालिका सरकार के रुख को देखते हुए यदि निर्णय करेगी तो फिर तो आम आदमी का कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि 75 सालों का न्यायपालिका का एक स्वर्णिम कार्यकाल है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हाई कोर्ट में बुलाकर उनकी गवाही ली गई थी। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया था और उन्होंने भी संविधान का में संशोधन करते हुए आपातकाल लगाने का कानून संसद में ही बनाया था। लेकिन उसके बाद भी उस काल में भी ऐसी स्थिति न्यायपालिका की नहीं थी जो आज है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो स्थिति बनी है यह बहुत चिंताजनक है और यदि जजों को निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को या तो महाभियोग के अंतर्गत हटाया जा सकता है या वो अपने जो उनको अधिकार मिले हुए हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, यदि उनका पालन नहीं करते हैं तो उनको उनके बारे में निर्णय करने का अधिकार सीजेआई को होता है। सीजेआई के ऊपर लोगों को अभी भी उम्मीद है कि ये कुछ ना कुछ करेंगे। 19 तारीख को प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। अभी जो याचिका इनके पास गई है जस्टिस खन्ना की बेंच में, उसमें यही मांग की गई है कि ईवीएम मशीन में और वीवीपैट को लेकर जिस तरीके की आशंकाएं आई हैं और करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके और 24 लाख से ज़्यादा वीवीपैट मशीनें खरीदी गई हैं, तो उनमें से जो पर्ची निकलती हैं उनकी गिनती होनी चाहिए और वो पर्ची सही है कि नहीं है
इसको जानने का अधिकार मतदाता को होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, ईवीएम के बारे में हम पहले ही चर्चा कर रहे थे। कोर्ट के बारे में कह रहे थे कि अब शायद इंसाफ नाम की उम्मीद वहाँ पे नहीं बची, सब कुछ बीजेपी की मुट्ठी में है। लगता है कि बीजेपी ने कब्जा कर रखा है, लेकिन ये एक मौका है आपके पास। फ्रेंड्स, एक और छोटी सी वीडियो देखेंगे जी। देश का माहौल बिगाड़ने में, संविधान को खत्म करने में और देश की समस्याओं को बढ़ाने में इस सरकार का साथ गोदी मीडिया ने भी बखूबी दिया है, बिकाऊ मीडिया ने भी खूब अच्छी तरीके से दिया है। सवाल सरकार से नहीं, विपक्ष से पूछा गया है, लेकिन ऐसी एक बिकाऊ पत्रकार रूबिका लियाकत को जनता ने धो डाला। आइए वो वीडियो भी देख लेते हैं। 10 मिनट का, 10 मिनट में किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं होगी। जो कहा जाएगा वो टीवी पर जाएगा। रुको जरा, सबर करो। हाँ। इस बार आपको लग रहा है कांग्रेस आने वाली है, आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस आएगी। 15 लाख कहाँ गए? हाँ। मोदी जी के 15 लाख नहीं मिले। 15 लाख अभी तक नहीं मिले भाई। सही पकड़े हैं। बरोबर कांग्रेस। कांग्रेस आपको मिलता है अनाज? जी मैम, मिलता है। हाँ जी, मिलता आप किसको देने वाले हैं? कांग्रेस को देंगे। हाँ, अनाज मिलता है लेकिन कांग्रेस को देंगे। अनाज तो क्या हो गया, अनाज मिलता है तो अनाज तो कांग्रेस पहले से 70 साल पहले मिल रहा था ना अनाज। कब नहीं, बंद कब हुआ? मेरे को ये बताओ आप। अनाज बंद हुआ मिलना? नहीं होना तो फिर कांग्रेस बस हवा निकल गई। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार। रूबिका लियाकत को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से रूबिका लियाकत जी की पत्रकारिता रही है। और रूबिका लियाकत इससे पहले जो आज न्यूज 18 इंडिया में है, इससे पहले भारत 24 पर हुआ करती थी। वहां पर एक शो लेकर आती थी, मोदी मुल्क और मुसलमान, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान आखिर नरेंद्र मोदी और भाजपा से क्यों नफरत करते हैं, उनको वोट क्यों नहीं देते हैं, वोट देने चाहिए, इसलिए उनकी तमाम योजनाओं को लेकर मुसलमानों के बीच में जाया करती थी। इतना प्रचार तो शायद कोई भाजपा का नेता भी नहीं करता होगा, परंतु यह काम शिद्दत से रूबिका लियाकत जी करती थी। उन्होंने चैनल बदला, परंतु शो का वह जो पूरा परसेप्शन था वह नहीं बदला। शो का नाम रखा मोदी, वतन और मुसलमान। परंतु आज के समय में हम बात कर रहे हैं, रूबिका लियाकत जी जोधपुर आई है। जोधपुर क्यों आई है? राजस्थान में भाजपा का पेच फंसा हुआ है। और वहां पर आकर जब लोगों से पूछने लगी रूबिका लियाकत जी, तो तमाम लोगों ने कांग्रेस 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 का नाम लिया। तो लोग कह रहे हैं कि देखिए रूबिका जी का एजेंडा ध्वस्त हो रहा है। अनकट है 10 मिनट का, 10 मिनट में किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं होगी। जो कहा जाएगा वो टीवी पर जाएगा। फटाफट से सबसे पूछेंगे कि इस बार का माहौल क्या दिख रहा है। बासा, कई हाल चाल है आपका? ठीक है सर। ठीक है, क्या लग रहा है इस बार हवा किसकी? कांग्रेस की। कांग्रेस की लग रही है। आपको किसकी हवा लग रही है? मोदी। मोदी की वजह? मोदी क्यों क्यों? राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित में। बासा बोल रहे हैं राष्ट्रहित में मोदी। कांग्रेस जी। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस क्यों पसंद है? कांग्रेस अच्छा काम करती है। कांग्रेस अच्छा काम करती है। हम उसको लाएंगे। ओके, आप क्या कहेंगे? जो राम को लाया उस मोदी को लाएंगे हम तो। अच्छा, आप? बेरोजगार युवाओं की आवाज है वो कांग्रेस उठाती है। कांग्रेस आपको लग रहा है? कांग्रेस क्यों पसंद है आपको? जो युवाओं को आगे बढ़ाती है कांग्रेस। हमारा मत कांग्रेस। गजेंद्र सिंह ने कुछ नहीं किया। गजेंद्र सिंह ने कोई काम? हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी में है। क्या है? मारवाड़ में, थार में यहाँ पानी बिल्कुल है ही नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। आपका नाम क्या है और आप क्या सोचते हैं? किसकी हवा चल रही है? बीजेपी की। क्यों बीजेपी लहर? अरे लहर क्यों है ऐसी, क्या वजह होगी? युवा वोट बीजेपी को देते हैं। मोदी जी ने अच्छा काम किया इसलिए बीजेपी की लहर। राम को लाया और विकास भी अच्छा किया मोदी जी। आपको क्या लगता है किसने काम किया? मोदी। अच्छा, गजेंद्र सिंह। हाँ? कांग्रेस आएगी। इस बार आपको लग रहा है कांग्रेस आने वाली है, आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस आएगी। 15 लाख कहाँ गए? हाँ। मोदी जी के 15 लाख नहीं मिले। 15 लाख अभी तक नहीं मिले भाई। बरोबर कांग्रेस। और कांग्रेस का कौन? करण सिंह को आप? करण सिंह उचाड़ा। आप कटे रहो। खरबेरा। हाँ, खरबेरा। आपने मुद्दा कही है? मार कांग्रेस देना सर। नहीं, कांग्रेस में तो देना मुद्दा कांग्रेस पर गजेंद्र सिंह शेखावत तो कही रहा है कि मुझ जल संसाधन मंत्री रहो, मैं बड़ो काम के रहो।
गज्जू बनाने पानी दिया कि नहीं दिया? पानी के लिए बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, पानी की बहुत बड़ी पानी समस्या है। कांग्रेस आएगी इस बार, आपको क्या लगता है? कांग्रेस आएगी, आपको क्या लगता है? मोदी जी क्यों? गरीब लोगों का नहीं आपसे बात हुई है, मोदी जी क्यों? आपको राशन पानी मिलता है? हाँ मिलता है, हाँ? कितना राशन मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है? गेहूँ मिलता है। मोदी जी ने हर घर को छत दिया है, 5 किलो अनाज दिया है, हर सुविधा पूरी सुविधा दी है मोदी। आपको मिलता है अनाज? जी मैम मिलता है, हाँ जी मिलता आप किसको देने वाले हैं? है। कांग्रेस को देंगे। हाँ, अनाज मिलता है लेकिन कांग्रेस को देंगे। अनाज तो क्या हो गया, अनाज मिलता है तो अनाज तो कांग्रेस पहले से 70 साल पहले मिला था ना अनाज, कब नहीं बंद कब हुआ, मेरे को ये बताओ आप। अनाज बंद हुआ मिलना? नहीं होना तो फिर कांग्रेस को देने वाले हैं भाई साहब। आप बताइए। बीजेपी क्यों? जो राम को लाया हम उसको लाएंगे। आपको क्या लगता है? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। कितने साल के हो? मैं तो 18 साल का हूँ। 18 साल का फर्स्ट टाइम वोटर हो, वोट दोगे? हाँ। और कांग्रेस में क्या पसंद है आपको? सब पसंद है। फिर भी कुछ एक बात होगी ना। कांग्रेस है, अशोक गहलोत जिंदाबाद। हाँ। बस। अशोक गहलोत जिंदाबाद। हाँ भाई, आपको क्या लगता है कौन आएगा बताइए? करण सिंह उच्चावड़ा। यानी कांग्रेस के उम्मीदवार। कांग्रेस आएगा, कांग्रेस आपको पसंद है? और बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी है पर काम के हिसाब से और आदमी के हिसाब से देके वोट देना चाहिए ना। हाँ, चेहरे पर नहीं काम पर आप कह रहे हैं। वोट देना चाहिए। काम पर वोट देना चाहिए। इस बार क्या है, 2 बार पहले 25-25 सीटें आएगी, इस बार 8-10 सीटें कांग्रेस की आएगी, क्योंकि विकास जो हो रहा है ना, वो 10 साल में विकास गजेंद्र सिंह ने करवाया नहीं यहाँ। जी हाँ दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, क्योंकि रूबिका जी अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके की उनकी पत्रकारिता रही है, किस तरीके से वो पत्रकारिता करती है और किस पार्टी की तरफ उनका झुकाव रहता है। और खुद रूबिका लियाकत जी की तमाम तस्वीरें और जिस तरीके से वो ट्वीट करते हैं, उससे तमाम तरीके से लगता है कि अगर कोई विपक्ष का प्रवक्ता उनके सामने होता है, वो किस तरीके से सवाल पूछते हैं। और पिछले 10 सालों में मुझे नहीं लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता से उन्होंने कभी भी सवाल पूछे होंगे। यही कारण है कि रूबिका लियाकत जी का ये वीडियो जो वायरल हुआ है, उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि देखिए रूबिका लियाकत जी जो एजेंडा लेकर गई थी उस पर पानी फिर गया है। क्या वाकई पानी फिरा है या फिर रूबिका लियाकत जी अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता कर रही है? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाली वीडियोज की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। फ्रेंड्स, आप देख रहे थे आपने इमरान प्रतापगढ़ी को भी सुना और देश की अदालत का क्या हाल है वो भी आपने देखा। और रूबिका लियाकत के मुंह पर जैसे लोगों ने कांग्रेस कहा, तो उनकी पत्रकारिता को अगर देखा जाए तो उनके मुंह पर जैसे किसी ने जूते मारे हों, बिल्कुल वही फीलिंग आ रही थी। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना सा है। इन सब वीडियो से आप समझ गए होंगे कि देश किस ओर गिर रहा है। बिल्कुल देश एक गलत दिशा में जा रहा है, डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, तानाशाही बढ़ती जा रही है, आम जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। इसलिए आपका इन सब वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाली है इसी तरह की वीडियोस, वो किसी खास पार्टी के लिए नहीं या किसी खास पार्टी के खिलाफ नहीं, सिर्फ जनता के हित में जो आएगी, जो भी वीडियो आएगी। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।